स्वागत है आपका आपका YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज सर और मैं हूं मनोज कुमार। आज का टॉपिक ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का निर्धारण। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक इन तीनों का हम निर्धारण किस तरह से कर पाते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें आसानी से हम लोग जान पाएँ कि ये ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का निर्धारण किस तरह से हो पाता है। हमारा जो ये पीरियोडिक टेबल है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोसले के द्वारा दिया गया, जो एटॉमिक नंबर पर आधारित, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये सभी अलग अलग रूपों में, और यहाँ पे ये हमारा जो ग्रुप है, ये ग्रुप के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये हमारा जो 8 18 हमारा जो ग्रुप है, यानी ग्रुप की संख्या हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 है। पीरियड को देखते हैं तो ये है 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारे पास जो ये पीरियड है इसकी संख्या 7 है। और ब्लॉक को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एस ब्लॉक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो होंगे वो हो जाएंगे डी ब्लॉक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो जाएगा ये हो जाएगा पी ब्लॉक, और नीचे में जो हमारा ये लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स ग्रुप दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा एफ ब्लॉक का, ये नीचे में हो जाएगा एफ ब्लॉक का। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक की संख्या 4 है, एस पी डी और एफ। तो इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारा ग्रुप 18, पीरियड 7 और ब्लॉक की संख्या 4 है, इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसका निर्धारण किस तरह से कर लेते हैं, ताकि हम लोग आसानी से पीरियोडिक टेबल में कोई भी तत्व हो, उस तत्व का हम पीरियड जान पाएँ, ग्रुप जान पाएँ और ब्लॉक जान पाएँ। और ऐसा करने से हम आसानी से तत्वों का अध्ययन सही रूप से कर पाएंगे कि उन तत्वों की क्या डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज है। तो आइए आज के इस पीरियोडिक टेबल के ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक के निर्धारण में हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लॉक का निर्धारण, कि ब्लॉक का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों को पढ़ना है, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ना है और ऐसे रूप में पढ़ना है कि आसानी से हम लोग कभी भी इसको डिटरमाइन कर सके। तो आइए देखते हैं। ब्लॉक का निर्धारण करने के लिए हम लोग कुछ नहीं, सिंपल सा रखेंगे लास्ट, हमारा जो लास्ट और वाइटल, सिंपल सा हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारा जो लास्ट और वाइटल है वही ब्लॉक हो जाएगा। हमारा जो लास्ट और वाइटल है, अंतिम और वाइटल है, वही हमारा ब्लॉक हो जाएगा। आइए हम लोग डिफरेंट टाइप के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारा सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे अंतिम में जो ऑर्बिटल हमारा आया है वो है s, इसलिए इसका जो ब्लॉक हो जाएगा वो हो जाएगा s। इसका जो ब्लॉक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा s। Al जिसकी परमाणु संख्या 13 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो देखते हैं कि ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। इसमें देख रहे हैं कि लास्ट में हमारा आया है p ऑर्बिटल, इसलिए यहाँ पे इसका जो ब्लॉक हो जाएगा वो हो जाएगा p, है ना। अब आइए मैग्नीज की परमाणु संख्या 25 है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5, है ना। यहाँ देखिए 2 2 4 6 10 10 20 5 25 है। इस मैग्नीज का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि सबसे अंतिम में हमारे पास डी ऑर्बिटल आया है। ऐसी स्थिति में इसका जो ब्लॉक हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसका जो ब्लॉक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी। यहाँ पर हम लोग कॉपर का देख रहे हैं, कॉपर की परमाणु संख्या 29 है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s1 और 3d10 ये हुड्स रूल पर आधारित दिया हुआ है। और वॉ के अनुसार तो ये 4s2 होता और यहाँ 3d9 होता। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर जाते हैं, इसलिए ये हो जाएगा 4s1 और 3d9। इसलिए यहाँ पे 4s1 और ये 3d10 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक हमारा हो जाएगा डी, चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें है, डी में है, इसलिए हमारा ये ब्लॉक हो जाएगा डी। यहाँ पर सेलेनियम देख रहे हैं, सेलेनियम की परमाणु संख्या जो होती है वो 58 होती है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2 और 4f2। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सबसे हमारा जो अंतिम है, सबसे लास्ट जो हमारा ऑर्बिटल है वो है एफ। ऐसी स्थिति में इसका ब्लॉक जो है वो हो जाएगा एफ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लास्ट ऑर्बिटल ही हमारा ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल के निर्धारण में हमें यह ध्यान रखना है कि लास्ट ऑर्बिटल, अंतिम जो ऑर्बिटल है वही हमारा ब्लॉक है। और हमने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल की सहायता से भी समझने की कोशिश की। यहाँ सोडियम में लास्ट में हमारा एस आ रहा था, इसीलिए ब्लॉक हमारा हो गया एस। एल्युमिनियम में लास्ट में पी आ रहा था, इसलिए हो गया पी। मैग्नीज में लास्ट में डी आ रहा था, इसलिए हो गया डी। कॉपर में लास्ट में आ रहा था डी, इसलिए हो गया इसका डी। और सेरियम में हमारे सबसे लास्ट में आ रहा था एफ, इसलिए इसका ब्लॉक हो गया डी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ब्लॉक मीन्स लास्ट ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करने पर जो लास्ट में हमारा ऑर्बिटल आएगा वही उस तत्व का ब्लॉक निर्धारित करेगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीरियड किस तरह से हम लोग देखते हैं, पीरियड का निर्धारण किस तरह से करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो हम लोगों ने देखा था उसमें देखा था बड़ी विस्तार से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस ऑर्बिट क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है और कोर ऑर्बिट क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस ऑर्बिट को जो हम लोगों ने समझा था, यहाँ पर बस उसी की चर्चा करना है। वैलेंस हमारा जो ये वैलेंस ऑर्बिट है, आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये वैलेंस ऑर्बिट। वैलेंस ऑर्बिट VO अर्थात हम कह सकते हैं कि लास्ट ऑर्बिटल जो हमारा है, लास्ट ऑर्बिट, नॉट ऑर्बिटल, लास्ट ऑर्बिट, हमारा जो लास्ट ऑर्बिट है, अंतिम जो कक्षा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमारा जो अंतिम कक्ष है, उसी अंतिम कक्ष या कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं। अगर इसमें आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देखकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस ऑर्बिट को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर वैलेंस ऑर्बिट सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो अंतिम कक्षा होगा उस अंतिम कक्ष को ही, लास्ट ऑर्बिट को ही हम लोग वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, है ना। और ये जो हमारा अंतिम कक्षा है, अंतिम ऑर्बिट है, इसी को हम लोग पीरियड भी कहते हैं। इसी के आधार पर हमारा पीरियड भी, आवर्त भी आसानी से निर्धारित हो जाता है। इसी के आधार पर हमारा पीरियड अर्थात आवर्त भी निर्धारित हो जाता है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वैलेंस ऑर्बिट होगा वही वैलेंस ऑर्बिट उस तत्व का पीरियड निर्धारित करेगा। उसका पीरियड जो है उसका निर्माण उसी की सहायता से होगा। हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि वैलेंस ऑर्बिट ही उस तत्व का पीरियड है ना। आइए इसके एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझने की कोशिश करें कि पीरियड किस तरह से हम लोग निर्धारित कर पाएंगे। तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पीरियड को देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ये कैसे करेंगे, पीरियड को जो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं इसको हम लोग किस तरह से देख पाएंगे, इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ सोडियम, जिसकी परमाणु संख्या हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ये किस प्रकार से आएगा, इसका परमाणु संख्या 11 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह तो ये 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 आ रहा है। हम सभी जान रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ये 1 जो है ना, ये इसका हो गया पहला कक्ष। 1 क्या हो गया, इसका पहला कक्ष है ना। दूसरा यहाँ 2s2, 2p6 यानी दूसरा जो है ये इसका दूसरा कक्षा, और यहाँ पर तीसरा कक्षा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कक्ष है।
पहला, दूसरा और तीसरा। तो स्वाभाविक है कि 1 2 3 में सबसे लास्ट हम 3 को मानेंगे और इस तरह से हमारा जो बैलेंस ऑर्बिट होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 3। और बैलेंस ऑर्बिट ही पीरियड का निर्माण करता है, इसलिए हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि सोडियम का जो बैलेंस ऑर्बिट होगा वो 3 है, तो पीरियड भी 3 हो जाएगा। पीरियड भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे इसका पीरियड 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा सोडियम है, इस सोडियम को का जो पीरियड है, यहाँ अभी अभी हम लोगों ने लिखा था, तो ये जो सोडियम का पीरियड है वो क्या है? 3 है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम का जो पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सोडियम का जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। अब आइए एल्युमिनियम को देखते हैं। एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या है वो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, है ना। अर्थात लास्ट में जो हमारा आ रहा है वो ऑर्बिट हमारा 3 आ रहा है। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो लास्ट में हमारा जो ऑर्बिट आ रहा है वो 3 है, यानी बैलेंस ऑर्बिट यहाँ पे 3 हो जाएगा। बैलेंस ऑर्बिट हमारा 3 हो जाएगा। जैसे ही बैलेंस ऑर्बिट 3 हो गया तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी एल्युमिनियम भी हमारा तीसरे आवर्त का सदस्य है, तीसरे आवर्त का तत्व है। मैग्नीज परमाणु संख्या 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोगों ने देखा था। यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। अब यहाँ पे हमारे पास 4 कक्ष है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। एनर्जी लेवल के कारण हम जो अबव प्रिंसिपल के आधार पर एनर्जी लेवल का निर्माण करते हैं, उसके कारण 4s2 के बाद 3d5 आया है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 ऑर्बिट हमारे पास है, इसलिए लास्ट ऑर्बिटल यहाँ पर स्वतः है कि 4 होगा। और जैसे ही 4 होगा तो बैलेंस ऑर्बिट यहाँ पे 4 हो गया, तो पीरियड भी निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीज का जो पीरियड होगा वो 4 हो जाएगा। कॉपर को देखते हैं। कॉपर की परमाणु संख्या 29 है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर देख रहे हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और ये हमारा 3d10 है ना। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारा जो लास्ट ऑर्बिट है वो 4s1 है, अर्थात इसका जो VO होगा वो 4 हो जाएगा, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आइए सेरियम का देखते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 58 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के देख रहे हैं तो ये हो रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 और 4f2। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास 6 ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट और छठा ऑर्बिट। हमारे पास 6 कक्ष है। ऐसी स्थिति में लास्ट जो हमारा कक्ष होगा, अंतिम कक्षा जो होगा वो निश्चित है कि 6 होगा, और ऐसी स्थिति में बैलेंस ऑर्बिट हमारा हो जाएगा 6, अर्थात पीरियड भी हमारा हो जाएगा 6। पीरियड भी हमारा क्या हो जाएगा? 6। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि पीरियड अर्थात बैलेंस ऑर्बिट ही पीरियड है। बैलेंस ऑर्बिट ही हमारा पीरियड है, और बैलेंस ऑर्बिट मतलब लास्ट ऑर्बिट, अंतिम कक्षा नहीं, तो अंतिम कक्षा ही हमारा पीरियड है। इसमें हम विभिन्न एग्जाम्पल की सहायता से देखें। सोडियम के चूंकि अंतिम कक्षा के रूप में हमारे पास 3 है, बैलेंस ऑर्बिट इसका 3 है, इसलिए इसका पीरियड हो रहा है 3। एल्युमिनियम का अंतिम कक्षा यानी बैलेंस ऑर्बिट 3 है, इसलिए यहाँ भी हो रहा है पीरियड 3। मैग्नीज का अंतिम कक्षा जो है वो हो रहा है 4, यानी बैलेंस ऑर्बिट हो रहा है 4, इसलिए यहाँ पे उसका पीरियड है 4। कॉपर में देख रहे हैं कि कॉपर का जो बैलेंस ऑर्बिट है वो है 4, यहाँ पे आप बैलेंस ऑर्बिट 4 देख रहे हैं, इसलिए इसका जो पीरियड हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसका जो पीरियड है वो अंडो क्या, तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर फिर सेरियम का जो है
इसमें सेरियम का लास्ट ऑर्बिट जो हमारा आता है वो आ रहा है क्या, बैलेंस ऑर्बिट आ रहा है 6, इसीलिए पीरियड हो जाएगा 6। तो आसानी से हम पीरियड का निर्धारण कर सकते हैं। पीरियड में बस हमें ये ध्यान रखना है कि लास्ट ऑर्बिट बैलेंस ऑर्बिट ही पीरियड है, और जैसे ही हम लोग बैलेंस ऑर्बिट निकाल लेते हैं, और बैलेंस ऑर्बिट मीन्स लास्ट ऑर्बिट, तो लास्ट ऑर्बिट हमारा जो है वही पीरियड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पीरियड का निर्धारण कर पाते हैं। अब आइए तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ग्रुप। ग्रुप का निर्धारण किस तरह से करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना होगा कि ग्रुप क्या है। ग्रुप के लिए आप पहले से पढ़ चुके हैं, याद होगा हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही हम लोग ग्रुप का निर्धारण, वर्ग का निर्धारण कर सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स हमारा ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स ये हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन मीन्स हम कह सकते हैं कि लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जनरली ये कहा जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है लास्ट ऑर्बिटल के नहीं, हमें ध्यान रखना है कि ये जो है वो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, यदि लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम ध्यान रखते हैं तो आसानी से हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि लास्ट ऑर्बिट में किस तरह से इलेक्ट्रॉन है। जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्यूरियोसिटी की जरूरत है कि किस तरह से इसका निर्धारण हम लोग कर पाते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना के हम लोग ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल किस तरह से स्थिति बन जाती है। तो हम लोग यहाँ एक डायग्राम देखेंगे। एस ऑर्बिटल, यहाँ पे हम लोग ऑर्बिटल लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। देखते हैं एस ऑर्बिटल की स्थिति क्या होगी, पी ऑर्बिटल में क्या स्थिति होगी, डी ऑर्बिटल में क्या स्थिति होगी, और एफ ऑर्बिटल में क्या इसकी स्थिति होगी। इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एस ऑर्बिटल, लास्ट में यदि एस ऑर्बिटल है, लास्ट में यदि एस ऑर्बिटल है तो हमें ध्यान रखना है कि एस के ही इलेक्ट्रॉन, एस के ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और सिंपल है, एस में अधिक से अधिक 2 होता है, इसीलिए इसका जो वर्ग होगा वो या तो 1 होगा या 2 हो जाएगा। यदि पी में है तो पी की स्थिति में एस और पी दोनों को जोड़ना होगा, एस और पी दोनों को जोड़ना होगा। नहीं तो एस में स्वतः हम जानते हैं कि 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 से शुरू हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो जाएगा। डी में आएंगे तो एस और डी इन दोनों को मिलाकर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा, ये दोनों मिलाकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और एफ के केस में एस और एफ दोनों को मिलाकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि लास्ट और यहाँ जो ऑर्बिटल की चर्चा है, अगर एस ऑर्बिटल आ गया तो एस ऑर्बिटल के केस में एस के इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल आ गया तो एस और पी के इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल आ गया तो एस और डी के इलेक्ट्रॉन, और एफ ऑर्बिटल आ गया तो एस और एफ के इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि यदि एस और पी के इलेक्ट्रॉन हैं तो वैसी स्थिति में ध्यान रखेंगे कि वैसी स्थिति में हम ए सब ग्रुप लिखेंगे। अगर एस और पी है लास्ट में तो हम ए सब ग्रुप लिखेंगे, और यदि डी है तो वैसी स्थिति में हम बी लिखेंगे। एफ को कुछ नहीं लिखा जाता है, उसे ए या बी में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो हम इन बातों को ध्यान रखेंगे। दूसरा है, यदि हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम 11 और 12 के केस में चले जाते हैं, चूंकि ऐसे हम लोग देखते हैं कि ऑक्टेट रूल के आधार पर हम जब देखेंगे तो ऑक्टेट रूल के आधार पर यहाँ ये देख रहे हैं कि ऑक्टेट और रूल के आधार पर हम देखेंगे तो हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा 1 से लेके 7 तक की स्थिति में जब जाते हैं हम लोग, तो ये इस तरह से हमारा ग्रुप हो जाएगा 1A से लेके 7A तक, और लास्ट में यदि 8 होगा तो वह भी हो जाएगा 8A, है ना।
यदि डी, ये तो केस हमारा है एस और पी को जोड़कर जब हम लोग देखते हैं तो उस स्थिति में हम लोग एस वाला भी और पी के स्थिति में भी हम लोग देखेंगे, है ना, एस और पी के स्थिति में देखेंगे। तो ये यहाँ पर हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि एस का केस होगा या पी का केस होगा। तो ये 1 से लेके 7 तक। डी के केस में जब हम लोग आएंगे तो डी के केस में 1 से लेके 7 तक जब हम लोग बढ़ेंगे तो वो 1B से लेकर 7B तक जाएगा। यदि 8, 9 या 10 है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा ओनली 8, ये ए या बी से परे है। लेकिन लास्ट में यदि डी ऑर्बिटल कंप्लीट भर जाता है, 10 हो जाता है, तो वैसी स्थिति में हमारा 1A और 1B और 2B का ये फॉर्मूला हो जाएगा। एफ ऑर्बिटल का जब केस देखेंगे तो एफ ऑर्बिटल के केस में हम लोग सिंपली वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 जोड़कर उसके ग्रुप का निर्धारण कर लेते हैं। तो आइए एक बार देखें फिर से, ग्रुप का जब निर्धारण करेंगे तो हम लोग सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप बनाता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स संयोजी इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को। अब लास्ट ऑर्बिट में यदि ऑर्बिटल की चर्चा करेंगे तो लास्ट ऑर्बिट में ऑर्बिटल के रूप में यदि एस ऑर्बिटल आ गया, यदि एस ऑर्बिटल आ गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस के ही होंगे। यदि पी ऑर्बिटल आ गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस और पी दोनों के होंगे। यदि डी ऑर्बिटल आता है तो एस और डी दोनों के इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एफ ऑर्बिटल आता है तो उस केस में एस और एफ दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़कर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन का निर्माण करेंगे। दूसरा है, जब हम लोग सब ग्रुप की चर्चा करते हैं तो लास्ट में यदि एस या पी होगा तो हमारा सब ग्रुप हो जाएगा ए, और यदि लास्ट ऑर्बिटल के रूप में डी होगा तो हमारा सब ग्रुप हो जाएगा बी। एफ के केस में कोई सब ग्रुप नहीं होगा, एफ के केस में कोई सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, हमें इन बातों को ध्यान रखना है। लेकिन हम लोग आजकल देखते हैं क्या, मॉडर्न फॉर्म में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो निर्माण किया गया है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के निर्माण में हम लोग रोमन लेटर में नहीं लिखकर डायरेक्टली इंटरनेशनल फॉर्म में जो इंटरनेशनल मार्क है उसी में हम लोग पीरियड ग्रुप को हम लोग दर्शाते हैं। जैसे पीरियड को दिखाते हैं उसी तरह से हम लोग ग्रुप को दिखाते हैं। तो हम लोग को इंटरनेशनल फॉर्म में जब दिखाएंगे तो वैसी स्थिति में ध्यान रखेंगे कि एस ऑर्बिटल के केस में यदि हम लोग एस ऑर्बिटल की चर्चा करते हैं तो एस ऑर्बिटल के केस में सिंपल है, वो 1 होगा या 2 होगा, यदि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रमशः 1 है या 2 है। जब डी के केस में हम जाएंगे तो डी के केस में वो हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, है ना, ये होता चला जाएगा। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके क्या होंगे, क्रमशः उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये दोनों का दोनों हमारा क्या हो गया, एस का केस है, दोनों का दोनों हमारा क्या हो गया, एस का केस है। यहाँ से लेके यहाँ तक का केस हमारा क्या हो गया, डी का केस है ना। और जब पी ऑर्बिटल में हम लोग जाएंगे तो पी ऑर्बिटल में यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, तो डी ऑर्बिटल के बाद हमारा पी आता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे। तो 10 3 13 यहाँ हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। तो इस तरह से हमारा जो इंटरनेशनल फॉर्म में मॉडर्न एनालिसिस के आधार पर जो इंटरनेशनल मार्क किया जाता है उसमें हम लोग ग्रुप को इस तरह से दर्शा सकते हैं। हम लोग सिंपली कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में जो हम लोग देख पा रहे हैं तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं ये हमारा ग्रुप हो जाएगा, है ना। और ये जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यदि एस ऑर्बिटल का केस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1 होगा, 2 है तो 2 होगा। अगर डी ऑर्बिटल का केस है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5 होता चला जाएगा 12 तक। और
एफ ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के केस में जब आएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो ये 13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल के बाद यहाँ हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ इसके केस में क्या हो रहा है, ये एस ऑर्बिटल और इसके बाद डी ऑर्बिटल है, ना कि पी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल के बाद हमारा पी ऑर्बिटल आता है। इसीलिए हम लोग जब इसका निर्धारण कर रहे हैं तो निर्धारण करने के क्रम में ये ध्यान रखेंगे कि निर्धारण करने के क्रम में एस के बाद हमारा डी और डी के बाद हमारा पी, तो पी का जब निर्धारण करेंगे तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो ये 10 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, 4 होगा तो 10 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, 5 है तो 15 हो जाएगा, 6 है तो 16, 7 है तो 17, 8 है तो 18 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आसानी से ग्रुप का निर्धारण कर लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं, तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप का निर्धारण करेगा। बस इसे हम मॉडर्न फॉर्म में, इससे पहले जो हम लोग लिखते थे तो उसमें हम लोग रोमन में लिखते थे, आज हम लोग इंटरनेशनल मार्क में लिखते हैं। जब रोमन में लिखते हैं तो सिंपल ध्यान रखेंगे कि एस और पी का केस होगा तो उस स्थिति में 1 से लेकर 7 तक का होगा तो 1A से लेकर 7A तक हो जाएगा। अगर 8 है तो 8A हो जाएगा। डी ऑर्बिटल का केस होगा तो 1 से लेकर 7 तक में 1B से लेकर 7B तक हो जाएगा। यदि 8, 9, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे वो 8 हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हम चर्चा किए हैं ये कंप्लीटली रूप से क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा ग्रुप है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस क्रम में होगा तो ग्रुप हमारा ऐसा हो जाएगा। और एफ के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 जोड़कर हम उसका ग्रुप निर्धारित कर सकते हैं। और ऑर्बिटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर किस तरह से निर्धारित करते हैं ये हम लोगों ने देखा। इंटरनेशनल फॉर्म में जब देखते हैं तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा ग्रुप है। एस ऑर्बिटल के केस में 1 तो 1, 2 तो 2 और डी ऑर्बिटल के केस में 3, 4 से लेके हम लोग 12 तक आएंगे, आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब हमारा पी का केस होगा तो पी के केस में ध्यान रखेंगे कि उसमें जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसमें सिर्फ 10 जोड़ देना है। चूंकि डी के बाद आता है हमारा पी तो 10 जोड़कर हम लोग उसके ग्रुप का निर्धारण कर लेंगे। इसीलिए वो क्रमशः 3 के लिए 13, 4 के लिए 14, 5 के लिए 15, 6 के लिए 16, 7 के लिए 17 और 8 के लिए 18 हो जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग आसानी से ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं। आइए देखते हैं इन तत्वों में कि ग्रुप का किस तरह से हो रहा है। यहाँ परमाणु संख्याएं 11 है। इसमें देखते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा ये हो जाएगा हमारा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। यहाँ हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, लास्ट ऑर्बिट हमारा 3 है, लास्ट ऑर्बिटल हमारा s है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया तो हमारा जो ये ग्रुप होगा ये ग्रुप हो जाएगा 1A। रोमन में लिखेंगे तो 1 और चूंकि एस आया है इसलिए हो जाएगा ए, या इसको आप आज जो मॉडर्न फॉर्म में लिखा जा रहा है उसको लिखते हैं तो ये पहला है इसका इसलिए सिंपली हो जाएगा 1, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सोडियम का जो ग्रुप होगा वो हो जाएगा 1A या 1 हो जाएगा। यदि एल्युमिनियम का देखते हैं जिसकी परमाणु संख्या 13 है तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो लास्ट ऑर्बिट में हम देख पा रहे हैं कि 2 और 1 3, तो इसलिए यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएगा 3। जैसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया तो ग्रुप हम लोग क्या करेंगे 3, तो रोमन में हमारा हो जाएगा ये 3 और P लास्ट में है तो हो जाएगा A। और चूंकि P आ गया तो हम लोग क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे तो 10, 3, 13। इसीलिए हमारे एल्युमिनियम का जो ग्रुप होगा वो या तो 3A या 13 हो जाएगा। मैग्नीज का 15, तो इसमें देखते हैं ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। डी का केस आ गया तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे इसके दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ 2 और ये 5, 7 हो गया। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे 7 और जैसे ही 7 लिख दिए तो ग्रुप हो जाएगा 7 और चूंकि लास्ट में आ रहा है डी इसलिए हो जाएगा ये 7b, है ना। ये हो जाएगा 7b और अगर दूसरे रूप में हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा ओनली 7।
तो इस तरह से हमने देखा मैग्नीज का। अब आइए कॉपर के केस में देखते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 29 है। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 होना चाहिए। यहाँ हॉट्स रूल लगा है इसलिए 4s1 और 3d10 है। इस स्थिति में इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ चूंकि d ऑर्बिटल कंप्लीट हो चुका, फुल फिल्ड हो चुका, इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1 और 1 की स्थिति में इसका जो ग्रुप हो जाएगा ये हो जाएगा 1b, ये हो जाएगा 1b। और मॉडर्न फॉर्म में जब इसका होगा तो वो हो जाएगा 11, क्योंकि 10 1 11 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रूप से हम लोग जोड़ के देखते हैं तो ये 11 हो जाएगा, इसलिए या तो 1b या 11 हो जाएगा। और सीरियम के केस में हम लोग देखते हैं ये 58 जो एफ ब्लॉक का तत्व है। यहाँ देख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 और 4f2। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारा F है, यानी F ब्लॉक का तत्व है और यहाँ दोनों को हम जोड़ देंगे। F ब्लॉक का तत्व है तो S और F दोनों को जोड़ना है, तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4। और ऐसी स्थिति में हमारा जो ग्रुप होगा वो क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो 4 1 5। तो इस तरह से हमारा जो ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा 5। इसे हम इंटरनेशनल मार्क में ही लिखेंगे, इसे हम रोमन में नहीं लिखते, है ना। आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इसको जानने की कोशिश करें और भी एक दो एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हमारे पास है जिंक, जिसकी परमाणु संख्या हमारे 30 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो देखते हैं कि ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में हमारा D है, D कंप्लीट भर चुका है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये 1 लीट, चूंकि D ऑर्बिटल हमारा कंप्लीट है इसलिए ये 2 हो जाएगा नहीं। और ग्रुप का जब निर्धारण करेंगे तो ये हो जाएगा 2b, ग्रुप का जब निर्धारण करेंगे तो ये हो जाएगा 2b, या इंटरनेशनल फॉर्म में अभी जो मॉडर्न फॉर्म है, मॉडर्न फॉर्म में कह सकते हैं 10 2 12। इस तरह से इसका जो ग्रुप होगा वो हो जाएगा 2b या 12। ब्रोमीन का देखते हैं 35, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p5 देखते हैं 10 20 30 5 35। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो लास्ट में p ऑर्बिटल आ गया, तो जैसे ही p ऑर्बिटल आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, s और p दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 और 5 7। जैसे ही 7 हो गया तो ये ग्रुप हो जाएगा 7a, चूंकि p है लास्ट में इसलिए हो जाएगा ये 7a। और p के कारण हम 10 जोड़ देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, इसलिए मॉडर्न फॉर्म में इसका ग्रुप क्या हो जाएगा 17। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा 17। Sn देखते हैं, Sn जिसकी परमाणु संख्या 50 होती है, इसका जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p2। यहाँ लास्ट ऑर्बिट के रूप में हमारा 5 है और इसके इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं लास्ट ऑर्बिटल के रूप में हमारा p है, इसलिए s और p दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 2 4। और जैसे ही 4 होता है तो हमारा ग्रुप हो जाएगा 4 और यहाँ p है तो ये हो जाएगा a, या 10 4 14। तो हमारा ग्रुप हो जाएगा 4a या 14। और हाफ नियम आइए देखते हैं, इसका 72 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हुआ है, देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं 10 20 30 38 48 54 56 70 2 72। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट में हमारा D आ गया है, तो जैसे ही D आ गया तो S और D, जस्ट इसके पीछे जो D S है तो S और D दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे, तो जैसे ही जोड़े हैं
तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 2 2 4, और जब 4 आ गया तो आप ग्रुप क्या लिखेंगे 4b, या ये हो जाएगा ओनली 4। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का हम लोग निर्धारण कर लेते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग सभी को एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। ये हमारा फास्फोरस है और फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो देखते हैं कि ये आ रहा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। अब आइए यहाँ देखें इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3 और 2 5, क्योंकि लास्ट में हमारा थर्ड ऑर्बिटल है 1 2 3 हमारा ऑर्बिट है। तो इस ऑर्बिट में लास्ट में हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 3 2 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ऐसी स्थिति में इसका जो ग्रुप है ये हो जाएगा 5, है ना। और चूंकि लास्ट में p है इसलिए हो जाएगा a, या ये हो जाएगा 10 5 15। तो इस तरह से फास्फोरस का जो ग्रुप होगा वो 5a या 15 हो जाएगा। जब हम वैलेंस ऑर्बिट की चर्चा करेंगे तो वैलेंस ऑर्बिट हमारे पास 1 2 3 3 ऑर्बिट है, तो सबसे अंतिम यानी वैलेंस ऑर्बिट के रूप में 3 हो जाएगा। और वैलेंस ऑर्बिट ही हमारा पीरियड है, इसलिए पीरियड भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और लास्ट ऑर्बिटल हम लोग देख रहे हैं, तो हमारा जो लास्ट ऑर्बिटल है ये लास्ट ऑर्बिटल हमारा p है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है p में, इसलिए इसका जो ब्लॉक हो जाएगा ये ब्लॉक हो जाएगा p। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि लास्ट ऑर्बिटल ब्लॉक है, लास्ट ऑर्बिट पीरियड है, और लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हमारा ग्रुप है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बारीकी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ऑर्बिट और लास्ट ऑर्बिटल के आधार पर ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक के बारे में जाना होगा। आप आसानी से अपने अभ्यास के लिए किसी भी तत्व का पीरियोडिक टेबल से किसी भी तत्व का चयन कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर इसके आधार पर आप ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का निर्धारण कीजिए और उसी पीरियोडिक टेबल से मिलान कीजिए कि आपने जो बनाया वो सही है कि नहीं। हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल सही बना पाएंगे और आप इसको अपने लाइफ में एजुकेशनल फॉर्म में निश्चित रूप से ढाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।